हेलो डियर, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज मैं उपस्थित हो चुका हूं दोस्तों मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पार्ट 1 का। जी हाँ दोस्तों, MSN 1 का। यहाँ पे हम लोग दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जो कि पूछा गया है, इसको कहा जाए तो दोस्तों 5 नंबर का, सभी के सभी 5-5 नंबर का प्रश्न होगा। तो आप लोग देखेंगे, आपको आने वाला समय में दोस्तों काफ़ी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो हमने वीडियो बना रहे हैं ये दोस्तों 2013 से लेकर 2015 के बीच में है, 3 साल का है। और दोस्तों उससे आगे फिर हम अगले वीडियो में करेंगे। बाकी दोस्तों आज हम देखेंगे 13, 14, 15 में कुछ ऐसे प्रश्न जो कि 5 नंबर में पूछे गए थे, और हो सकता है तो दोस्तों 2021-22 के जो सेकेंड ईयर है एग्जाम होने वाला है उसमें भी दोस्तों सेकेंड ईयर में शॉर्ट नोट्स में 5 नंबर में इसमें से पूछा जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो साथियों जो पहला प्रश्न है कि बेरियम मिल होता क्या है। साथियों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज बेरियम मिल, बेरियम मिल होता क्या है। तो दोस्तों जो बेरियम मिल होता है एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। दोस्तों ये क्या होता है, एक इलाज के लिए ये है, एक टेस्ट होता है जो क्या होता है, ईसोफेगस, मतलब जो ईसोफेगस एक बीमारी होता है, पेट व छाती, पेट या छाती या दोस्तों छोटी आंत की असमानताओं के पता लगाने के लिए दोस्तों जो ये बेरियम मिल है यह एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। और दोस्तों इससे होता क्या है कि ये ईसोफेगस जो होता है या पेट या छाती में जो भी असमानता या जो भी विकार, मतलब जो भी प्रॉब्लम पाया जाता है उसके लिए दोस्तों एक्सरे इमेजिंग का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सरे इसमें जो दोस्तों है, इसमें जो है बेरियम मिल एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो कराया जाता है। इसमें एसोफेगस व पेट व छाती में दोस्तों कुछ ऐसे असमानता दिखा जाता है, मतलब कुछ ऐसे सिम्टम दिखता है, तो क्या है उसके लिए दोस्तों क्या होता है, पता लगाने के लिए एक दोस्तों एक्सरे किया जाता है, इमेजिंग एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है। बेरियम एक तरल पदार्थ है जो रोगी को खाली पेट दिया जाता है। दोस्तों बेरियम क्या है, एक खाली पदार्थ है जो दोस्तों ये तरल पदार्थ है जो रोगी को खाली पेट दिया जाता है। वह यहाँ पे है दोस्तों, वह क्या है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं वह जो है एक्सरे द्वारा उदर क्षेत्र एब्डोमिनल रीजन की इमेजिंग देखी जाती है। इससे निम्न स्थितियों के इस्तेमाल में किया जाता है। दोस्तों आप लोग समझ गए कि बेरियम मिल है क्या। तो बेरियम मिल एक डायग्नोस्टिक दोस्तों टेस्ट है जो होता क्या है कि ईसोफेगस या छाती या पेट के असमानता होता है, मतलब कोई सिम्टम दिखता है तो उसमें दोस्तों एक्सरे इमेजिंग का इस्तेमाल किया जाता है। बेरियम को तरल पदार्थ के रूप में दिया जाता है खाली पेट रोगी को, या दोस्तों क्या होता है एक्सरे द्वारा उदर क्षेत्र के इमेजिंग देखी जाती है। इसे निम्न स्थितियों में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों हाइटल हर्निया, दोस्तों हाइटल हर्निया जो होता है हम लोग बोलते हैं, तो हर्निया के लिए दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। पेट का प्रदाह इन्फ्लामेशन, मतलब पेट बढ़ जाता है उसमें किया जाता है। गिर्ड होता है GERD, गिर्ड में। उसके बाद अल्सर होता है तो अल्सर में। तो ये सारे चीज़ें हैं दोस्तों जो कि यहाँ पे आप सभी को इतना सारे जो अथी है, मतलब जो प्रॉब्लम है, इन सारे प्रॉब्लम में हाइटल में, मतलब हर्निया में, पेट प्रदाह में, GERD में, अल्सर में, इन सभी में दोस्तों एक्सरे इमेजिंग का इस्तेमाल किया जाता है बेरियम जो दोस्तों हम लोग अभी देखे हैं बेरियम टेस्ट में। तो यही है दोस्तों, हम लोग देख लिए। अब बेरियम मिल में अब हम लोग चलिए यहाँ पे दोस्तों बेरियम मिल का मतलब क्या होता है कि बेरियम मिल मतलब क्या होता है, भोजन। तो दोस्तों वही जो बेरियम मिल है एक तरल पदार्थ है। तो वो तरल पदार्थ कब दिया जाता है, जब पेट और छाती में दोस्तों प्रॉब्लम आता है तो दोस्तों उस स्थिति में क्या होता है, उन्हें बेरियम को तरल पदार्थ को खाली पेट दिया जाता है। और दोस्तों इसमें होता क्या है कि पेट और छाती की असमानता दिखने लगता है तो वह एक्सरे द्वारा उसी असमानताओं को एक्सरे इमेजिंग द्वारा देखा जाता है। और जब ऐसा चीज़ होता है तो उन्हें बेरियम का तरल पदार्थ खाली पेट दिया जाता है। यही है, पेट के आसपास के एरिया को देखा जाता है जिसमें निम्न प्रॉब्लम होता है। निम्न प्रॉब्लम क्या है, हर्निया, पेट प्रदाह, गर्ड, अल्सर, ये सब है। चलिए अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, कहता है कि निम्नलिखित में प्रत्येक का 3-3 उलझाव लिखे, मतलब राइट 3 कॉम्प्लिकेशन ऑफ ईच। मतलब दोस्तों उलझाव का मतलब होता है कि क्या हो सकता है, मतलब प्रॉब्लम क्या होगा। तो इस 3 में है, तो दोस्तों यहाँ पे है जलना। देखिए 10 नंबर में है, 3 का पूछ रहा है, 3-3, तो 10 नंबर बहुत आसान है। तो 1 में है जलना। दोस्तों जलना से क्या क्या चीज़ें होगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं। दोस्तों जलने से, बर्न से होगा कि पहला तो शॉक लगेगा, व्यक्ति को आघात पहुँचेगा। उसके बाद है दूसरा है कि एक्यूट रेनल फेलुअर होगा। दोस्तों एक्यूट रीनल फेलुअर हो जाएगा उसे। तीसरा है कि संक्रमण और सेप्टिस होगा। दोस्तों जो जलने से होता क्या है कि शॉक लगेगा, एक्यूट रेनल फेलुअर हो जाएगा, उसके बाद है संक्रमण सेप्टिस हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, संक्रमण सेप्सिस हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जलने से ये 3 चीज़ हो सकता है। उसके बाद है दोस्तों डायबिटीज मेलाइटिस है। जी हाँ दोस्तों, डायबिटीज मेलाइटिस है। तो देखिए डायबिटीज मेलाइटिस से होता क्या है, तो डायबिटीज कोमा में चला जाएगा पेशेंट। गुर्दे का विकार होगा, किडनी में दोस्तों जो खराबी होता है। उसके बाद है
तो दोस्तों जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है, डायबिटीज़ मेलाइटिस में पहला तो होगा कि डायबिटीज़ कोमा में पेशेंट चला जाएगा। उसके बाद इसको होता क्या है साथियों, यहाँ पे देखिए कोमा में जाने के बाद किडनी का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जानते हैं किडनी खराब होता है तो डायबिटीज़ क्या होता है दोस्तों, रक्त में हमारा बहुत सारे तरल पदार्थ आने लगते हैं, तो उसमें भी चीनी पदार्थ बढ़ जाता है। तो ही चीज़ें हैं कि गुर्दे में विकार होगा, मतलब नेफ्रोपैथी हो जाएगा। उसके बाद है कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाएगा। दोस्तों जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है उसमें दोस्तों प्रॉब्लम आ जाएगा। तो आप लोग देख लिए कि जलने से क्या होगा, डायबिटीज़ से क्या होगा उलझन। तो ये तीन चीज़ें हम लोग देख लिए। उसके बाद है तीसरा है साथियों, यहाँ पे रखा है कि स्पाइनल इंजरी। दोस्तों स्पाइनल इंजरी होता है तो उसमें क्या होगा, तो पहला तो होगा कि दोस्तों पैरालिसिस हो जाएगा, पक्षाघात। पैरालिसिस में क्या होता है साथियों कि हाथ पैर शून्य होने लगेगा, या जिस भाग में दोस्तों इसका इफेक्ट पहुंचा है वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे शून्य हो जाता है, वहाँ पे जो अंग है वो अंग काम करना बंद कर देता है। तो यही होता है पैरालिसिस। इसी को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, पक्षाघात। अचेतना अनकॉन्शियस। दोस्तों स्पाइनल सर्जरी से इंजरी से होगा क्या, अगर स्पाइनल दोस्तों आपको इंजरी हुआ है तो दोस्तों स्पाइनल बहुत ही दोस्तों जिस प्रकार से हमारा ब्रेन सेंसिटिव है उसी प्रकार से स्पाइनल भी हमारा क्या है, बहुत सेंसिटिव है। अगर उस पर दोस्तों गहरा अगर चोट पहुंचता है, इंजरी होता है, तो उससे व्यक्ति अनकॉन्शियस हो जाता है, मतलब वो कोमा में चल जाता है, वो दोस्तों बेहोश हो जाता है, वो सोचने लायक नहीं रहता है। तीसरा है डीप वेनस थ्रोम्बोसिस हो जाएगा। दोस्तों अगर आपके स्पाइनल इंजरी हो गया है तो डीप वेनस थ्रोम्बोसिस हो जाएगा। मतलब दोस्तों डीप वेनस का मतलब होता है कि जो दोस्तों गहरे तौर पे आपको जो ब्लड का क्लॉटिंग है वो हो जाएगा और फिर आपका डेथ हो सकता है। तो दोस्तों यही है डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। तो दोस्तों हम लोग क्या देखे हैं, हम लोग 3 ऐसे चीज़ देखे हैं जिसमें 3 देखे हैं कि ये चीज़ हो सकता है। जलना में क्या था कि जलना में दोस्तों आघात पहुंचेगा, शॉक लगेगा। उसके बाद उसका जलना में होता क्या है दोस्तों, अभी हम लोग देखें जलना में एक्यूट रीनल फेलुअर हो जाएगा। उसके बाद है संक्रमण और सेप्सिस हो जाएगा। दूसरा है डायबिटीज मेलाइटिस में हम लोग क्या देखे हैं कि डायबिटीज मेलाइटिस में हो जाएगा कि पेशेंट डायबिटीज कोमा में चला जाएगा, गुर्दे के विकार हो जाएगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाएगा। तो ये हम लोग डायबिटीज मेलाइटिस में देखे हैं। तीसरा स्पाइनल इंजरी में पक्षाघात पैरालिसिस होगा। तीसरा है अचेतना में अनकॉन्शियस हो जाएगा। डीप वेनस थ्रोम्बोसिस हो जाएगा वो पेशेंट के अंदर। अगर ये 3 चीज़ है तो यही जो है दोस्तों 3 में लिख देते हैं, 3 तो 10 नंबर मिल गया। कौन सा बड़ा चीज़ है, तो ये चीज़ें है दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं साथियों, कहता है कि आप ग्वाइटर से क्या समझते हैं। दोस्तों ग्वाइटर से होता क्या है, तो दोस्तों ग्वाइटर जो है असमान रूप से थायराइड ग्लैंड का बढ़ जाना ग्वाइटर कहलाता है। दोस्तों हमारा जो थायराइड ग्रंथि होता है आप लोग जानते हैं गले के आसपास होता है, तो दोस्तों वहीं पे क्या होता है असमान स्थिति से अधिक रूप से थायराइड ग्लैंड बढ़ जाएगा। तो बढ़ने से होता क्या है कि वही घेघा रोग होता है जिसको हम लोग ग्वाइटर बोलते हैं। तो ये आप समझ गए कि ग्वाइटर होता क्या है। अब हमको इसी में बी नंबर में पूछा है, देखिए 10 नंबर का प्रश्न है। अब बी नंबर में पूछा है कि ग्वाइटर का लक्षण क्या क्या होगा। दोस्तों ग्वाइटर का लक्षण में सिम्टम में होता क्या है कि निगलने में परेशानी होगा। दोस्तों डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, मतलब दोस्तों अगर गले में दोस्तों सूजन हो जाएगा, गले ग्वाइटर हो जाएगा तो निगलने में परेशानी होगा। दूसरा है गले में सूजन हो जाएगा, आपको खांसी होगा दोस्तों, आवाज़ में भारीपन होने लगेगा, सांस लेने में परेशानी हो जाएगी, गले में दबाव दोस्तों सहज होगा, दोस्तों गले में दबाव होने लगेगा। तो यही चीज़ें हैं जो कि इसका लक्षण है। क्या क्या लक्षण है ग्वाइटर का, तो ग्वाइटर में है कि निगलने में परेशानी होगा, गले में सूजन हो जाएगा, खांसी हो जाएगा, आवाज़ भारी हो जाएगा, सांस लेने में परेशानी हो जाएगा, गले में दबाव पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं जो कि दोस्तों यहाँ पे ग्वाइटर का लक्षण है। और ग्वाइटर क्या है हम लोग देख लिए। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं इसी का 100 में दिया है, मतलब दोस्तों 10 नंबर का क्वेश्चन है तो ABC करके दिया है। तो अब लोग हम इसको C नंबर देखते हैं। C में कहता है कि थायरॉयडेक्टोमी ऑपरेशन के बाद नर्सिंग की 6 मुख्य बातें लिखिए। दोस्तों जो थायरॉयडेक्टोमी है, मतलब जो दोस्तों थायरेक्टोमी है दोस्तों, जो थायरेक्टोमी है उसमें ऑपरेशन के बाद नर्सिंग के 6 जो पॉइंट है उसको लिखना है। मतलब राइट द 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ नर्सिंग केयर आफ्टर थायरेक्टोमी। जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछेगा कि नर्सिंग केयर प्लान लिखिए थायरेक्टो सर्जरी के बाद, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें लिखेंगे हम लोग भी क्या जाता है साथियों। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि स्पष्ट तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि थायरेक्टोमी मतलब थायराइड ग्रंथि को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से काट कर दोस्तों शल्य चिकित्सा को थायरेक्टोमी कहते हैं। दोस्तों ये जो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये जो थायरेक्टोमी जो होता है यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है साथियों, स्पष्ट तौर पे यहाँ पे लिखा गया है कि थायरेक्टोमी में होता क्या है कि थायराइड ग्रंथि को पूर्ण या अथवा आंशिक रूप से काटकर अलग कर देने की शल्य चिकित्सा को थायरेक्टोमी कहते हैं। दोस्तों थायरेक्टोमी में होता क्या है कि जिसको अगर थायराइड ग्रंथि बढ़ जाएगा अत्यधिक मात्रा में, समान से अधिक, तो उसको थायराइड ग्रंथि, उसको थायराइड मतलब घेघा रोग होगा, ग्वाइटर होगा। और दोस्तों ग्वाइटर में हम लोग लक्षण में देखे हैं कि गले में सूजन हो जाएगा, भारीपन हो जाएगा, आवाज़ भारीपन हो जाएगा, खांसी हो जाएगा, दबाव बनेगा, निगलने में परेशानी होगा। तो ये सब जो लक्षण देखे हैं तो
तो ये सब गले से संबंधित ही है। तो वही कहता है कि थायराइड ग्रंथि को पूर्ण या आंशिक रूप से जितना ज़रूरत होगा उस हिसाब से काटकर अलग कर दिया जाएगा शल्य चिकित्सा से, तो उसे हम लोग थायराइडक्टोमी कहते हैं। अब दोस्तों इसमें जो नर्सिंग की प्रबंध है, केयर है, वो किस प्रकार से है तो चलिए देखते हैं। सर्जरी वाले दिन रोगी को एनपीओ रखे। दोस्तों जो सर्जरी वाले दिन है उस दिन जो है पेशेंट को एनपीओ रखे। जी हाँ दोस्तों, आईवी फ्लूइड को चिकित्सक के निर्देशानुसार प्रदान करें। दोस्तों जो आईवी फ्लूइड होता है उसको चिकित्सक डॉक्टर के निर्देशानुसार प्रदान करें। तो दो बात हम लोग क्या देखें कि सर्जरी के लिए दोस्तों पेशेंट को एनपीओ रखे सर्जरी वाले दिन, उससे दोस्तों आईवी फ्लूइड चिकित्सा के अनुसार प्रदान करें। उसके बाद है चिकित्सक के हो गया। चौथा है रोगी को सेमी फाउलर पोजीशन में रखे। दोस्तों फाउलर पोजीशन क्या है आप लोग जानते ही हैं, तो वही कहता है कि यहाँ पे कहता है कि सेमी फाउलर में रखे, पूरा फाउलर पोजीशन में नहीं, सेमी फाउलर पोजीशन में रखे। पांचवा है साथियों, अत्यधिक मात्रा में रक्तस्राव जीवन के लिए खतरा हो सकता है, इसके लिए ड्रेसिंग को निरंतर रूप से चेक करें और आवश्यकता होने पर ड्रेसिंग को बदले। दोस्तों अगर जिसको थायरैक्टोमी का दोस्तों ऑपरेशन हो चुका है, सर्जरी हो चुका है, तो उनके लिए कहा जा रहा है कि अत्यधिक मात्रा में रक्तस्राव जीवन के लिए खतरा है, तो उसके लिए दोस्तों होना क्या चाहिए कि निरंतर जो है सर्जरी का चेक करना चाहिए, चेक करके ड्रेसिंग को भी निरंतर रूप से चेक करें और आवश्यकता होने पर ड्रेसिंग को दोस्तों बदलना चाहिए। छठा है हाइपोकैल्सीमिया की पहचान करे व चिकित्सक को तुरंत सूचित करे। दोस्तों हाइपोकैल्सीमिया में होता क्या है कि शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम जाता है। तो इस स्थिति में होता क्या है साथियों कि जो नर्स रहती है उन्हें चाहिए कि पेशेंट में हाइपोकैल्सीमिया की पहचान करे और हाइपोकैल्सीमिया की पहचान करके तुरंत चिकित्सक को सूचित करे अगर कुछ ऐसा चीज़ें दिखता है तो। सातवां है दोस्तों, रोगी को शिक्षा दे कि थायराइड ग्रंथि को हटाने के कारण अब T3 T4 हार्मोन की उत्पत्ति नहीं होगी। इसके लिए प्रतिदिन लीवोथायरॉक्सिन जो है प्रतिदिन खाली पेट 1 गिलास पानी के साथ लेनी होगी। दोस्तों जानते हैं कि अगर घेघा रोग से जो जिसको होगा गले में दोस्तों बढ़ जाएगा, तो अगर वो क्या करेगा थायरैक्टोमी सर्जरी करवाएगा तो उससे थायराइड ग्रंथि काट के हटा दिया जाता है। तो उस स्थिति में जब थायराइड ग्रंथि काट के हटा देगा तो उससे दोस्तों जो भी संबंधित हार्मोन है वो तो बनेगा ही नहीं। जैसे T3 T4 ये हार्मोन क्या है थायरॉक्सिन हार्मोन, ये सब तो बनेगा नहीं। तो नहीं बनेगा तो हमारे शरीर में तो दोस्तों चाहिए ही, तो चाहिए तो उसको पूर्ति करने के लिए प्रतिदिन लीवोथायरॉक्सिन दोस्तों प्रतिदिन खाली पेट 1 गिलास पानी के साथ लेना होता है। तो ही कहता है कि जो नर्स को चाहिए कि पेशेंट को ये शिक्षा दे कि आपको T3 T4 अब कभी नहीं बन सकता है, इसलिए आप लीवोथायरॉक्सिन का 1-1 गिलास पानी के साथ डेली प्रतिदिन खाली पेट लेना होगा। तो यही चीज़ें हैं 7 पॉइंट जो कि हम लोग देखे हैं। और उसके बाद दोस्तों है यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं 7 पॉइंट। 7 पॉइंट में हम लोग क्या देखे हैं कि थायरैक्टोमी पेशेंट को नर्सिंग देखभाल में हम लोग क्या देखे हैं कि सर्जरी वाले दिन पेशेंट को एनपीओ रखे, चिकित्सक के निर्देशानुसार फ्लूइड प्रदान करे, चिकित्सक के निर्देशानुसार दर्द के लिए रोगी को एनाल्जेसिक निरंतर रूप से दे। मतलब अगर पेशेंट को दर्द है सर्जरी के बाद तो उनको एनाल्जेसिक निरंतर रूप से दे जो दर्द का दवा काम करता है। रोगी को सेमी फाउलर पोजीशन में रखे। अत्यधिक मात्रा में जो है रक्तस्राव साथियों, जो अत्यधिक मात्रा में रक्तस्राव जीवन के लिए खतरा है उससे बचने के लिए निरंतर ड्रेसिंग का देखभाल करें। हाइपोकैल्सीमिया के पहचान कर तुरंत चिकित्सक को सूचित करें। रोगी को शिक्षा दे कि थायराइड ग्रंथि को हटाने के बाद T3 T4 बनेगा नहीं, तो नहीं बनेगा तो उसके लिए दोस्तों क्या है लीवोथायरॉक्सिन का 1-1 गिलास पानी के साथ डेली लेना होगा, ये रोगी को बताना होगा। तो हम लोग देख लिए। अब साथियों हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप सभी को दोस्तों ये भी क्वेश्चन 5-5 नंबर में है, 15 नंबर में क्वेश्चन है, 3 का जवाब देना है, 1 है 5 नंबर का। तो दोस्तों आपसे पूछा जाएगा इस प्रकार से। तो जो पहला क्वेश्चन है साथियों यहाँ से हट चुका है, ऊपर में हट चुका है, ये है दोस्तों डायबिटीज मेलाइटिस। जी हाँ दोस्तों, डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में हमें कुछ लिखना है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं। तो दोस्तों डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में जो लिखना है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट कहता है कि रोगी को ब्लड ग्लूकोज की लेवल नियमित रूप से जांच की सलाह देनी चाहिए। दोस्तों जिनके अंदर डायबिटीज मेलाइटिस होगा वैसे रोगी को ये सलाह देना चाहिए कि हमेशा वो ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है दोस्तों उसका नियमित रूप से जाँच की सलाह देनी चाहिए। तो ये चीज़ें है पहला। तो साथियों यही है कि रोगी को प्रतिदिन जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल की जांच की जो सलाह देनी चाहिए। उसके बाद है साथियों यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग स्पष्ट तौर पे लिखा है कि रोगी को नियमित समय पर भोजन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दोस्तों जो नर्स का काम है ये सभी के सभी हम लोग देखते हैं दोस्तों पेशेंट को क्या करना चाहिए, मतलब इस कंडीशन में अगर जिसको डायबिटीज़ मेलाइटिस हो रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, तो रोगी को प्रतिदिन जो है ब्लड ग्लूकोज का लेवल जांच कराना की सलाह देना चाहिए। रोगी को नियमित समय पर भोजन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उसके बाद है रोगी को ग्लूकोज, चीनी, मिठाई या शहद आदि के सेवन न करने की सलाह देनी चाहिए। दोस्तों अगर आप नर्स है या नर्स को चाहिए कि रोगी को ग्लूकोज, चीनी, मिठाई या शहद आदि का सेवन करने का सलाह नहीं देना चाहिए। मतलब जो भी दोस्तों मीठा स्रोत है उससे बचना चाहिए। तरल पदार्थ भरपूर मात्रा में लेने की सलाह देनी चाहिए। दोस्तों जिनको अंदर डायबिटीज़ है उनको दोस्तों तरल पदार्थ लेना भरपूर मात्रा में सलाह देना चाहिए।
रोगी को थोड़ा थोड़ा भोजन बार बार करने की सलाह देना चाहिए। दोस्तों रोगी को थोड़ा थोड़ा भोजन का सलाह देना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक बार में ही बहुत सारा खाना खाना चाहिए, ऐसा नहीं। रोगी को ओवर ईटिंग या उपवास न करने की सलाह देना चाहिए। दोस्तों मैंने वही बताया कि ओवर ईटिंग मतलब एक ही बार में दोस्तों बहुत ज़्यादा खाना खा लिए, या उपवास भी दोस्तों इसमें सलाह नहीं देना चाहिए। मतलब जो दोस्तों डायबिटीज़ वाले पेशेंट को नॉर्मल रहना पड़ता है, बहुत दोस्तों मैनेज करके चलना होता है, न ज़्यादा उनको खाना दोस्तों पचता है और न ही ज़्यादा उनको उपवास पचेगा, तो इसलिए दोस्तों उनको दोनों कंडीशन से बचना चाहिए। उसके बाद साथियों नियमित रूप से व्यायाम की सलाह देनी चाहिए। दोस्तों जिनके अंदर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ से दोस्तों आधा छुटकारा आप नियमित रूप से जो है वो व्यायाम करके ही पा सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि एक नर्स दोस्तों ये सारी चीज़ें बता सकती है एक डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले पेशेंट को। तो हम लोग ये देख चुके हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं तीसरा है क्रोनिक रेनुअल फेलुअर। दोस्तों अगर जिनको क्रोनिक रेनुअल फेलुअर होता है तो उनको दोस्तों क्या करना चाहिए, चलिए हम लोग देखते हैं नर्स का क्या काम है कि क्रोनिक रेनुअल फेलुअर वाले पेशेंट को क्या करें। तो दोस्तों सोडियम की मात्रा को कम करें, मतलब सोडियम की मात्रा को कम करना चाहिए, वह टेबल साल्ट का उपयोग ना करें। दोस्तों इसमें होता क्या है क्रोनिक रेनुअल फेलुअर में कि सोडियम की मात्रा कम कर देना चाहिए, वह जो भी टेबल साल्ट है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। मतलब सीधा तौर पे जानिए कि क्रोनिक रीनल फेलुअर जिनको होगा वैसे पेशेंट को दोस्तों नमक का मात्रा नहीं करना चाहिए, बहुत कम करना चाहिए। उसके बाद है तरल पदार्थ को मात्रा को चिकित्सक के निर्देशानुसार निश्चित ही करना चाहिए। दोस्तों जो पेशेंट है क्रोनिक रेनुअल फेलुअर का, उसको दोस्तों डॉक्टर जो भी दोस्तों बताए हैं तरल पदार्थ लेने के लिए उसका निर्देशानुसार दोस्तों निश्चित ही उपयोग करना चाहिए। उसके बाद तीसरा है रोगी को समझाएं कि क्रोनिक रीनल फेलुअर एक अपरिवर्तनीय स्थिति है, इसके लिए आगे के लिए इस स्थिति के साथ ही सामंजस्य बैठाना है। दोस्तों जिनको अगर क्रोनिक रेनुअल फेलुअर है तो ये आप जान लीजिए कि ये दोस्तों ठीक दोस्तों नहीं होता है, इसके साथ आपको एडजस्टमेंट बैठा के चलना होता है। तो समझ गए कि क्रोनिक रेनुअल फेलुअर क्या है, अपरिवर्तनीय, मतलब इसमें दोस्तों चेंज नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए दोस्तों इससे आगे दोस्तों सामंजस्य बैठा के और ये मन में बैठाना होगा कि अब हमें इसके साथ ही दोस्तों जीना है और इसके साथ ही सामंजस्य बैठाना है। तो यही चीज़ें हैं, क्योंकि दोस्तों ये अपरिवर्तनशील है, जिसको एक बार दोस्तों क्रोनिक रेनुअल फेलुअर हो गया तो उसको ये परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यही चीज़ें यहाँ पे कहा गया है। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए साथियों। अब हम लोग को यहाँ पे देखना क्या है कि अस्थमा, मतलब यहाँ पे और पॉइंट है, देख लेते हैं एक पॉइंट। दोस्तों डायलिसिस के बारे में पूर्ण जानकारी करनी चाहिए। दोस्तों जिनको अगर क्रोनिक रीनल फेलुअर होता है तो उनको डायलिसिस दिया जाता है। तो दोस्तों हम लोग क्या देखें हैं क्रोनिक रीनल फेलुअर में, तो साथियों आपसे पूछेगा कि क्रोनिक रीनल फेलुअर का जो है दोस्तों बचाव कैसे करेंगे, नर्स कैसे इसमें सहायता देगी। तो उसके लिए दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा कि सोडियम की मात्रा कम करने का सलाह देना चाहिए और दोस्तों टेबल साल्ट का उपयोग कम कर दे। उसके बाद है दोस्तों या न करे, तरल पदार्थों की मात्रा दोस्तों निश्चित तौर पर जो चिकित्सक बताए हैं उनके अनुसार ही निश्चित करें। रोगी को समझाया कि क्रोनिक रेनुअल फेलुअर जो है एक अपरिवर्तनीय स्थिति है, इसमें चेंज नहीं लाया जा सकता है और इसके लिए आगे इसी दोस्तों कंडीशन में इसी के साथ सामंजस्य बैठाना होगा। उसके बाद दोस्तों पॉइंट है कि डायलिसिस के बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान करनी चाहिए पेशेंट को। तो यही चीज़ें हैं जो कि डायलिसिस मतलब जो हम लोग देखें क्रोनिक रेनुअल फेलुअर। अब हम चलते हैं अस्थमा में। दोस्तों अस्थमा वाले पेशेंट को क्या चीज़ का सलाह देना चाहिए, चलिए देखते हैं या क्या करना चाहिए एक नर्स को। तो साथियों अस्थमा वाले जो पेशेंट होते हैं रोगी को फाउलर या सेमी फाउलर स्थिति प्रदान किया जाता है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि फाउलर पोजीशन क्या है, एक बैठी हुई ऊर्ध्वाधर जो है बैठी हुई स्थिति है, जिसमें होता क्या है कि पेशेंट को आराम मिलता है। तो दोस्तों वैसे में वही अस्थमा वाले पेशेंट को क्या है फाउलर पोजीशन या सेमी फाउलर पोजीशन प्रदान करना चाहिए। रोगी को धूम्रपान न करने का सलाह देना चाहिए। रोगी को पर्याप्त व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने की सलाह दे। दोस्तों जिनको अस्थमा है उनको ये सलाह देना चाहिए कि आप धूम्रपान न करें, साथ ही व्यक्तिगत आप स्वच्छता जरूर रखें, इसका सलाह भी देना चाहिए। नेक्स्ट है रोगी को दवा एवं इन्हांसर हमेशा साथ रखने की सलाह देना चाहिए। दोस्तों जो अस्थमा वाले पेशेंट है जिसको हम लोग आमतौर पे दमा बोलते हैं, तो वैसे पेशेंट को दवा और जो इन्हेलर होता है जिसके थ्रू वो जब कभी कभी अस्थमा बढ़ता है, दम फूलना बढ़ने लगता है, तो इन्हेलर के थ्रू दोस्तों क्या करते हैं वो श्वास कुछ देर खींचते हैं। तो वही होता है कि रोगी को दवा और इन्हेलर साथ रखना चाहिए। उसके बाद है रोगी को जो दोस्तों है यदि रोगी मौसम के बदलाव से परेशानी हो तो उसे विशेष सावधानी बरतने की सलाह दें। दोस्तों अगर पेशेंट को जैसे उनके अंदर अस्थमा है और समय मौसम बदल रहा है, मौसम बदलने पर उनको परेशानी भी दोस्तों चेंज हो जा रहा है, तो उनको बताना चाहिए कि आप मौसम के दोस्तों सावधानी से, मौसम जब बदल रहा है उस समय आप उसके दोस्तों बचे वहाँ पे और वहाँ पे कैसे रहना है, मौसम से कैसे एडजस्टमेंट करना है, इस चीज़ को बताना चाहिए।
नेक्स्ट है अस्थमा में कि यदि आवश्यक हो तो बाहर निकलते समय फेस मास्क का इस्तेमाल करने को कहे। दोस्तों एक नर्स का काम है कि अस्थमा वाले पेशेंट को फाउलर पोजीशन दे या सेमी फाउलर पोजीशन दे, रोगी को धूम्रपान न करने की सलाह दे, रोगी को पर्याप्त व्यक्तिगत स्वच्छता रखने का सलाह दे। उसके बाद दोस्तों होता क्या है कि व्यक्ति को ये बताए कि आप दवा और इन्हेलर हमेशा साथ रखिए, इसका रखने का सलाह दे। रोगी को दोस्तों मौसमी बदलाव के कारण अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो उन्हें दोस्तों सावधानी बरतने को कहें। साथ ही दोस्तों यदि आवश्यक हो तो फेस मास्क लगाने को कहें अगर बाहर निकलने पर। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों अस्थमा वाले पेशेंट को क्या चीज़ का सलाह देना चाहिए, तो ये चीज़ हमने देखा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं कंजेक्टिविटी हार्ट दोस्तों फेलुअर। दोस्तों होता क्या है कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर होता क्या है और इसमें दोस्तों क्या चीज़ करना चाहिए, एक नर्स को पेशेंट के लिए क्या सलाह देना चाहिए, चलिए देखते हैं। रोगी को लो सोडियम आहार लेने की सलाह दे। दोस्तों जिनको कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर वाले पेशेंट को रोगी को लो सोडियम मतलब कम सोडियम वाले आहार लेने की सलाह देना चाहिए। रोगी को कार्डियक आउटपुट बढ़ाने के लिए पैर की तरफ से शरीर को ऊंचा उठाने को कहे। दोस्तों रोगी को जो है कार्डियक आउटपुट बढ़ाने के लिए मतलब चेस्ट का दोस्तों काम बढ़ाने के लिए चाहिए कि रोगी को पैर की तरफ से शरीर को ऊंचा उठाए। मतलब दोस्तों जो पैर है पैर की तरफ से शरीर को ऊंचा उठाए, मतलब पैर के सहित आप शरीर को भी ऊंचा उठा सकते हैं जितना हो सके। इससे होगा क्या कि आपका जो कार्डियक प्रॉब्लम है उससे राहत मिलेगा। उसके बाद दोस्तों है कि रोगी को सभी दवाइयों सही समय व निरंतर पर लेने की सलाह दे। दोस्तों जिनको अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर है उनको सही समय पर दवाई और सही समय पर देखरेख करने की सलाह दे। उसके नेक्स्ट है किसी भी जटिलता होने पर तुरंत चिकित्सक के पास जाने की सलाह दे। दोस्तों अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर वाले पेशेंट को कोई भी जटिलता समस्या हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाने की सलाह दे। तो ये सारी चीज़ें जो कि कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर वाले पेशेंट को होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए कि रोगी को लो सोडियम वाले भोजन लेने की सलाह दे, रोगी को कार्डियक आउटपुट के लिए पैर ऊपर की तरफ उठा के दोस्तों शरीर को ऊंचा उठाने को कहें। साथ ही रोगी को दवाइयाँ समय पर और निरंतर दोस्तों लेने की सलाह दे। किसी भी जटिलता होने पर तुरंत चिकित्सक के मिलने का सलाह देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि कंजक्टिविटी फेलुअर में हो सकता है और दोस्तों दिया जाना चाहिए। तो ये हम लोग देख लिए। अब साथियों हमसे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे कि किन्हीं चार का यहाँ पे उत्तर देना है। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं चार में से क्या क्या चीज़ का उत्तर हम लोग को देना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पहला जो प्रश्न है संक्षिप्त 20 नंबर का है, 5-5 नंबर का एक है। पहला है दर्द का निर्धारण करना। दोस्तों दर्द का निर्धारण मतलब पेन असेसमेंट। दोस्तों दर्द का निर्धारण क्या होता है देखते हैं। रोगी को दर्द से आराम दिलाने के लिए रोगी को दर्द का निर्धारण किया जाता है ताकि उसकी तीव्रता व प्रकार पता लगा सके। दर्द का आकलन करने के लिए निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। दोस्तों दर्द का निर्धारण होता क्या है, तो रोगी को दर्द से आराम दिलाने के लिए दर्द का निर्धारण किया जाता है ताकि उसकी तीव्रता व प्रकार का पता लग सके। मतलब जो दर्द है किस कारण से है, किस प्रकार से है और कितना तेज है इसका पता लगाया जा सके। यही होता है दोस्तों दर्द का निर्धारण। इसमें दर्द के आकलन का दोस्तों निम्नलिखित बिंदु है। मतलब हम दर्द कैसा है, किस प्रकार का है, इसका आकलन दोस्तों हम निम्न बिंदुओं से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो हिस्ट्री ऑफ पेन मतलब दर्द का इतिवृत्ति मतलब दर्द का इतिहास, मतलब दर्द कितना पहले से है, किस लिए दर्द होता है, तो इसका इतिहास जानेंगे, आकलन करेंगे तो पता लगेगा। दर्द का स्थल, दर्द साइट ऑफ पेन, दर्द कहाँ पे करता है, इससे भी दोस्तों दर्द का निर्धारण होगा। उसके बाद है दर्द की तीव्रता, दर्द जो है दोस्तों इंटेंसिटी मतलब दर्द की तीव्रता मतलब दर्द कितना तेज है, हल्का है, नॉर्मल है या बहुत तेज होता है या कभी कभी होता है या लगातार होता है, तो यही दर्द की तीव्रता होता है। तो ये चीज़ का पता लगाकर दोस्तों दर्द का निर्धारण कर पाएंगे। उसके बाद है दर्द संबंधी ज्ञान व समझ। दोस्तों दर्द संबंधी जो है कितना ज्ञान और समझ है इसका पता। उसके बाद दर्द के बारे में रोगी का अनुभव जानेंगे कि रोगी जो है दर्द के बाद क्या महसूस करता है, क्या उसको बीतता है उसके ऊपर, इस चीज़ को अनुभव जानेंगे उसको। और दर्द संबंधी ज्ञान और समझ के बारे में हम पेशेंट से बात करेंगे। तो यही दोस्तों है दर्द के निर्धारण। हम लोग दर्द निर्धारण होता क्या है कि रोगी को दोस्तों दर्द से आराम दिलाने के लिए दर्द का निर्धारण किया जाता है और इसमें होती है क्या कि उसके तीव्रता व उसके प्रकार के दोस्तों पता लगाया जाता है। दर्द का जो पता लगाना है प्रकार या दर्द का जो दोस्तों तीव्रता है वो कैसा है, तो इसके लिए कुछ बिंदु है जैसे है दर्द की इतिवृत्ति मतलब इतिहास, दर्द का स्थल मतलब कहाँ होता है, दर्द की तीव्रता मतलब कितना तेज है, कितना रेगुलर होता है या इरेगुलर होता है। दर्द के बारे में रोगी का अनुभव मतलब रोगी से पता करेंगे कि आपको दर्द जब होता है तो क्या क्या होता है, उसका अनुभव जानेंगे, वही है दर्द के बारे में रोगी का अनुभव। दर्द संबंधी ज्ञान और समझ मतलब दर्द के बारे में रोगी को कितना ज्ञान और समझ है इसका भी हम उनसे पता लगाएंगे, जिससे हमको इन सारे पॉइंटों से दर्द का निर्धारण पता चल पाएगा। तो यही हो गया।
अब दोस्तों दर्द निर्धारण के तरीके, दोस्तों दर्द निर्धारण के तरीके क्या, हम लोग तो जान लिए कि दर्द निर्धारण के कुछ बिंदु है जो कि उससे हम लोग पता लगाएंगे, लेकिन अब तरीके क्या हो सकता है दर्द निर्धारण करने का। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं, मतलब पता लगाने का तरीके क्या हो सकता है। तो दोस्तों न्यूमेरिकल रेटिंग पेन स्केल, दोस्तों पहला है न्यूमेरिकल रेटिंग पेन स्केल। जो दर्द निर्धारण के तरीके हैं उसमें है दोस्तों न्यूमेरिकल रेटिंग पेन स्केल, मतलब होता है इसमें दर्द के आधार पर 0 से 10 तक अंक दिए जाते हैं। 0 का अर्थ है कोई दर्द नहीं, 1-3 का हल्का अर्थ है कि हल्का दर्द, 4 से 6 तक का है कि मध्यम दर्द, और 7 से 10 तक का है अधिक दर्द। दोस्तों बहुत ईजी है जो दर्द निर्धारण करने का जो तरीका है, उसमें पहला है न्यूमेरिकल रेटिंग। न्यूमेरिकल रेटिंग पेन स्केल, मतलब न्यूमेरिकल मतलब क्या होता है संख्या, और वो संख्या का रेटिंग मतलब होता है कि रेटिंग देना कि हाँ इतना से इतना का गुड, इतना से इतना का वेरी गुड। ये जो रेटिंग होता है ना दोस्तों, वही दर्द में भी निर्धारण किया जाएगा कि हाँ इतना से इतना को लो कम दर्द, इतना से इतना का मध्यम दर्द, इतना से इतना का हाई दर्द, और इतना से इतना का बिल्कुल ही दर्द नहीं। तो यही रेटिंग निर्धारण किया जाता है पेन स्केल से, तो ही होता है न्यूमेरिकल रेटिंग पेन स्केल। मतलब पेन स्केल के माध्यम से न्यूमेरिकल के थ्रू जो रेटिंग दिया गया है दर्द का, वही दोस्तों क्या है न्यूमेरिकल रेटिंग पेन स्केल है, जो कि एक तरीका है, पहला तरीका है। क्या तरीका है तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें दोस्तों 0 से 10 तक अंक दिए जाते हैं, मतलब इसमें जो है दोस्तों 0 से 10 तक अंक दिए जाते हैं, मतलब 0 से 10 तक फिक्स किया गया है, और उसमें कुछ पैमाना मतलब रेटिंग सेट किया गया है। 0 का अर्थ है अगर दोस्तों 0 स्केल होता है तो उसका मतलब है कि दर्द नहीं है, शून्य है, कोई दर्द नहीं है। 1 से 3 तक होगा स्केल में तो मतलब हल्का दर्द है, मतलब मिल्ड पेन है, मतलब हल्का दर्द है 1 से 3 रेटिंग तक। उसके बाद है 4 से 6 अगर रेटिंग आ रहा है तो मतलब इसका है कि मध्यम मतलब मॉडरेट पेन है, और 7 से 10 तक आएगा तो अत्यधिक पेन है। तो समझ गए आप लोग कि इस 0 से 10 में जो पॉइंट है हम लोग देख लिए। 0 मतलब नो पेन, 1 से 3 मतलब मिल्ड पेन, 4 से 6 मतलब मध्यम पेन, और 7 से 10 मतलब दोस्तों क्या चीज़ अत्यधिक पेन। तो देख लिए 3-3 का यहाँ पे बनाया गया है, और एक जो 0 है वो दोस्तों एक्स्ट्रा है, तो हम लोग समझ गए यहाँ पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है, अब चलिए हम लोग देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट है पता लगाने का, दर्द निर्धारण करने का अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, वोंग बेकर फेस पेन स्केल। दोस्तों वोंग बेकर फेस पेन स्केल मतलब इसमें चेहरे के प्रकार बनाकर दर्द का आकलन किया जाता है। दोस्तों इसमें होता क्या है कि वोंग बेकर फेन स्केल में होता क्या है कि इसमें चेहरे का दोस्तों प्रकार बनाकर दर्द का पता लगाया जाता है। अब दोस्तों इसमें कुछ चीज़ें होता होगा जिसमें दोस्तों फेस का दोस्तों चेहरे का प्रकार बनाया जाता है, और उसमें जैसे पेशेंट रिएक्शन देगा वो अपने चेहरे पर, उसी प्रकार से दोस्तों क्या है पेन को जाना जाएगा और नोट किया जाएगा। तो ही है वोंग बेकर फेस स्केल, मतलब चेहरे से पता लगाना, वही दोस्तों होता है चेहरे का प्रकार बनाकर चेहरे से पता लगाना दर्द का, वही होता है वोंग बेकर फेस स्केल। तो ये हो गया दूसरा आकलन करने का तरीका। तीसरा है साथियों, यहाँ पे देखिए लिखा है स्पष्ट रूप से कि फ्लैक मतलब FLACC फ्लैक स्केल होता क्या है। तो इसमें चेहरे फेस, L मतलब लेग, A मतलब एक्टिविटी, R मतलब C मतलब क्राई मतलब रोना, और संतावना मतलब कंसोलेबिलिटी के आधार पर दर्द का आकलन उसे 0 से 10 नंबर दिए जाते हैं। दोस्तों जो फ्लैक स्केल होता है उसमें F से होता है फेस, L से होता है लेग, A से होता है एक्टिविटी, C से होता है क्राइंग, और C से होता है कंसोलेबिलिटी मतलब संतावना। मतलब पेशेंट को दोस्तों कितना इन सारे चीज़ों में है, चेहरा से, पैर से, उसके क्रिया करने से, रोने से और उसके संतावना से दोस्तों पता लगाया जाता है, और उसके आधार पर 0 से 10 नंबर उसको दिए जाते हैं, और फिर पता लगाया जाता है कि इस 0 से 10 नंबर में उसे कितना पॉइंट मिला है, और उसके अनुसार दर्द का आकलन किया जाता है। तो ये चीज़ हम लोग देख लिए। मतलब जो दोस्तों जो आकलन हम लोग देखे हैं, जो ऊपर में जो दोस्तों हम लोग स्केल देखे हैं रेटिंग वाला, वो कहाँ से मिलता है तो यही फ्लैग से मिलता है। सभी चीज़ों को देखकर रेटिंग दिया जाता है और फिर आकलन किया जाता है कि हाँ कितना रेटिंग मिला है तो दर्द कैसा है। तो देख लिए हम लोग। तो चलिए फ्लैग हो गया, समय से यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन समाप्त हो गया कि दर्द निवारण है क्या, दर्द निर्धारण है क्या, दर्द निर्धारण के लक्षण क्या है, मतलब कुछ बिंदु क्या है कि पता चलेगा, और दोस्तों जो कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू दर्द निर्धारण का पता किया जा सकता है, तरीका है। अब हम लोग देखेंगे इसी में दोस्तों दूसरा पॉइंट है 5 नंबर में कि घाव की ड्रेसिंग करने के उद्देश्य एवं घाव के ड्रेसिंग करने के प्रकार लिखे। तो दोस्तों जो उद्देश्य है घाव का ड्रेसिंग क्यों किया जाता है, तो बहते खून को नियंत्रित करने के लिए या रोकने के लिए, मतलब रक्तस्राव को रोकने के लिए, संक्रमण की रक्षा के लिए दोस्तों घाव का बैंडेजिंग किया जाता है, ड्रेसिंग किया जाता है। घाव को बढ़ने देने व खत्म करने के लिए दोस्तों अगर घाव खुला रहेगा तो क्या होगा, संक्रमण होगा। दूसरा है घाव खुला रहेगा तो हो सकता है उस पर दोस्तों बहुत दिन तक टाइम लग जाए और बढ़ जाए और ठीक ही नहीं हो जल्दी। तो यही दोस्तों है कि उसे बढ़ने के रोकने और ख़त्म करने के लिए ड्रेसिंग किया जाता है।
उसके बाद है स्राव, मतलब रक्त, पीप आदि के अवशोषण के लिए। दोस्तों रक्त में पीज जो होता है या जो दोस्तों रक्त स्राव है, इन सब को स्राव के लिए, अवशोषण के लिए दोस्तों क्या होता है, ड्रेसिंग किया जाता है। घाव के ठीक होने में मदद करने के लिए ड्रेसिंग किया जाता है। तो हम लोग समझ लिए कि रक्त स्राव को रोकने के लिए, घाव को बढ़ने देने से कम करने के लिए, घाव को बढ़ने नहीं देने के लिए ये चीज़ का उपयोग किया जाता है ड्रेसिंग का। संक्रमण से रक्षा के लिए इसका उद्देश्य है। उसके बाद है पीप, रक्त, ये सब के स्राव के अवशोषण के लिए किया जाता है। घाव के ठीक होने में मदद करने के लिए ड्रेसिंग का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए। अब हम लोग यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि ड्रेसिंग के प्रकार, मतलब ड्रेसिंग के कितने प्रकार है। तो साथियों पहला है चिपकने वाला ड्रेसिंग, मतलब एडहेसिव ड्रेसिंग। एक गौज महीन सूती कपड़े की होती है दोस्तों। ये जो होता है चिपकने वाला, ये ऐसे दोस्तों कपड़े से ड्रेसिंग किया जाएगा जो घाव पे चिपकता दोस्तों क्या है, चिपकता हो। मतलब एक गौज मतलब महीन सूती के कपड़े का होता है, और चुसक मतलब एब्जॉर्बेंट होती है। मतलब ये क्या होगा, घाव पे जो भी दोस्तों ब्लड आएगा, पीप आएगा, उसको ये ऑब्जर्व कर लेगा। ये सूती का जो गौज होगा मतलब पट्टी होगा। या फिर सेलुलोज पैड की चिपकने वाली होती है दोस्तों, या तो सूती का होगा या सेलुलोज पैड का बना हुआ चिपकने वाला होगा। ये मरहम पट्टियाँ अनेक प्रकार की शरीर पर घाव विभिन्नताओं में हिसाब से आती है। दोस्तों ये जो मरहम पट्टी होता है ये विभिन्न तरीके के घाव में अलग अलग होता है, और शरीर पे कैसा घाव है उसके आकार और प्रकार पे डिपेंड करता है। तो ये चिपकने वाला ड्रेसिंग में देख लिए कि क्या होता है, सूती का होगा और वह क्या करेगा, रक्तस्राव या जो भी पीप होगा उसको ऑब्जर्व करेगा। या दोस्तों ये सेलुलोज पैड का भी चिपकने वाला हो सकता है। तो यही हो गया। उसके बाद है विसंक्रमित ड्रेसिंग। दोस्तों स्टरलाइज ड्रेसिंग, एक गौज की परतों या ऊनी सूती पैड से ढकी हुई रोलर पट्टी से जुड़ी हुई बनती है। बड़े घावों के लिए प्राथमिक चिकित्सा में विष संक्रमित मरहम पट्टी का ज़्यादा महत्व दिया जाता है। दोस्तों जो विष संक्रमित पट्टी है, स्टरलाइज ड्रेसिंग है, ये बड़े घाव में उपयोग किया जाता है, जहाँ पे दोस्तों ये सूती का या ऊनी का दोस्तों गौज का बना हुआ जो दोस्तों पट्टी होता है, उस पर एक रोलर पट्टी चढ़ाया जाता है, और दोस्तों उस पर दोस्तों क्या होता है, विष संक्रमित वाले चीज़ चढ़ाए जाते हैं ऊपर से। जैसे देखते होइएगा दोस्तों कि कुछ ऐसे ड्रेसिंग होता है जो सिर्फ क्या होता है, नॉर्मल होता है। कुछ ऐसे ड्रेसिंग होता है जिसके ऊपर दोस्तों प्लास्टिक का या दोस्तों कुछ ऐसे चीज़ का परत चढ़ा हुआ होता है, जो दोस्तों क्या करता है, विसंक्रमण से लड़ता है। तो ये हो गया। तीसरा है गॉज ड्रेसिंग। गॉज ड्रेसिंग होता क्या है कि दोस्तों गॉज ड्रेसिंग बड़े घावों पर की जाती है। ये बहुत ही नर्म और लचीली होती है। दोस्तों जो बड़ा घाव होता है उस पर गॉज ड्रेसिंग किया जाता है, क्योंकि यह बहुत ही नर्म और लचीला होता है गॉज ड्रेसिंग। तो आप लोग समझ गए यहाँ पे कि ड्रेसिंग के प्रकार। अब दोस्तों हम यहाँ पे ड्रेसिंग के प्रकार हम लोग यहाँ पे देख लिए। अब दोस्तों हम लोग ड्रेसिंग के प्रकार तक देख लिए, ड्रेसिंग के दोस्तों उद्देश्य देख लिए, और इतना लिखने से 5 नंबर हमको मिल जाएगा। तो दोस्तों ड्रेसिंग के प्रकार में क्या था, चिपकने वाली ड्रेसिंग, एडहेसिव ड्रेसिंग। दूसरा है विष संक्रमित ड्रेसिंग मतलब स्टरलाइज ड्रेसिंग। तीसरा है गॉज ड्रेसिंग, मतलब ये बड़े घावों में उपयोग में आता है, ये लचीला और दोस्तों नर्म होता है। समझ गए हम लोग। अब दोस्तों इससे आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। MSN पार्ट 1 का देखे हैं आज। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। साथियों शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिनको भी PDF लेना है, मैं बता रहा हूँ साथियों कि ये सब वीडियो का PDF आपको मिलते जाएगा। PDF लेंगे तो उसके लिए कुछ चार्ज है। चार्ज के लिए दोस्तों आपको 250 रुपये देना होगा, और दोस्तों 74 88 98 61 39 पर मैसेज करेंगे तो आपको PDF मिल जाएगा, प्रोवाइड होने लगेगा। तो दोस्तों PDF इसी प्रकार के होगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब